प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर की सिलेबस से एक टॉपिक लिया है एकांकी। उस एकांकी के उद्भव और विकास के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखो और समझाएंगे हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास। देखो, मैंने कल हिंदी एकांकी के तत्व पढ़ाए थे और उसके 9 तत्व थे। वो मैंने अच्छी तरह उनको समझा दिया, आपके समझ में आ भी गया होगा। जैसे कि कथानक, कथोपकथन, चरित्रण, भाषा शैली, देश काल वातावरण, संकलन त्रय, उद्देश्य, पात्र एवं चरित्रण आदि, ये जो मैंने 9 तत्व पढ़ाए थे, ये इन तत्वों के आधार पर ही इस एकांकी का निर्माण हुआ है। तो देखो, आज हम पढ़ाएंगे क्या, हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास। तो मैं इसको ये समझा देता हूँ कि हिंदी एकांकी का उद्भव विकास कह लो या हिंदी एकांकी का विकास क्रम कह लो, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हिंदी एकांकी का जो प्रारंभ हुआ था वह प्रसाद द्वारा रचित एकांकी एक घूंट एकांकी से माना जाता है। एक घूंट, कौन सी? एक घूंट। एक घूंट एकांकी से माना जाता है। ये प्रसाद द्वारा रचित है। प्रसाद की एकांकी है एक घूंट। एक घूंट एकांकी से माना जाता है। कौन सी एकांकी से? एक घूंट एकांकी से, जिसकी रचना हुई थी सन 1929 में। सन 1929 ईस्वी में जिसकी रचना हुई थी एक घूंट एकांकी की, जो प्रसाद द्वारा रचित थी। और डॉक्टर जो नगेंद्र थे, उस नगेंद्र ने रामकुमार वर्मा के एकांकी थे, कौन से? बादल की मृत्यु को हिंदी का पहला एकांकी माना था। कौन सा था? बादल की मृत्यु। ये हिंदी का प्रथम एकांकी माना है। ये किसके द्वारा रचित है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा रचित है बादल की मृत्यु, जो हिंदी का पहला एकांकी माना है। ये हिंदी का पहला एकांकी माना है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा रचित बादल की मृत्यु। तो ये 2 एकांकी थे, कौन कौन से? एक तो प्रसाद की थी एक घूंट, दूसरी थी बादल की मृत्यु। ये रामकुमार वर्मा की थी, ये प्रसाद की थी। तो रामकुमार वर्मा की जो ये एकांकी थी बादल की मृत्यु, इसको हिंदी का पहला एकांकी माना था। किसने? डॉक्टर नरेंद्र ने। डॉक्टर नरेंद्र ने इसका प्रथम एकांकी माना था। और ये बादल की, और जो एक घूंट थी, एक घूंट एकांकी किसकी? प्रसाद जी की। ये 1929 में रचित गई है। सार्वजनिक रूप से इसको ही माना जाता है, एक घूंट को। तो देखो, हिंदी साहित्य की सभी जो गद्य विधाएं हैं, उन गद्य विधाओं का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। जितनी भी गद्य विधाएं हुई हैं, वे क्या है कि भारतेंदु युग से ही शुरुआत हुई है उनकी। गद्य विधाओं का मतलब होता है जैसे कि कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण और भी काफ़ी गद्य विधाएं, जैसे यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, ये गद्य विधाएं हैं। तो इनका
जो इनका जो शुरुआत हुई थी वह भारतेंदु युग से माना जाता है। मुख्यतः जो गद्य हैं इनकी शुरुआत भारतेंदु युग से मानी जाती है। जैसे कहानी, नाटक, निबंध, ये एकांकी, इनकी शुरुआत भारतेंदु युग से मानी जाती है। तो देखो, हिंदी एकांकी के विकास का जो अध्ययन है इन कालों में इनके पांच कालों में किया जाता है। हिंदी एकांकी का विकास 5 कालों में किया जाता है। देखो, एक तो भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा प्रसाद युग, फिर प्रसादोत्तर युग, फिर आधुनिक या स्वातंत्र्योत्तर काल कहते हैं जिसे। तो ये पांच कालों में विभाजित किया जाता है इस हिंदी एकांकी को। कैसे देखो, नंबर 1 भारतेंदु युग, नंबर 2 भारतेंदु युग, नंबर 2 द्विवेदी युग। ये जो द्विवेदी युग है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इसका नाम द्विवेदी युग रखा गया है। अब है प्रसाद युग, चौथा है प्रसादोत्तर युग, और 5वां है, 5 भागों में विभाजित किया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, आधुनिक या स्वातंत्रोत्तर काल। तो देखो, ये 5 काल हैं। सबसे पहले हम लेंगे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को मैं समझाता हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इसका नाम भारतेंदु युग रखा गया था। तो देखो, भारतेंदु युग में एकांकी को विद्वानों ने 4 भागों में विभाजित किया है। एकांकी को 4 भागों में विभाजित किया विद्वानों ने भारतेंदु युग में। एक तो राष्ट्रीय, सामाजिक, पौराणिक और व्यंग्य प्रधान, हास्य व्यंग्य प्रधान। सामाजिक, राष्ट्रीय, सामाजिक, पौराणिक और हास्य व्यंग्य प्रधान। तो 4 एकांकी को 4 राष्ट्रीय, सामाजिक, पौराणिक, हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकी। तो ये भारतेंदु युग में 4 कर दिए थे, इसके 4 विभाग कर दिए थे। राष्ट्रीय, सामाजिक, पौराणिक और हास्य व्यंग्य प्रधान, ये 4 प्रकार की एकांकी बताई थी भारतेंदु युग में। तो देखो, राष्ट्रीय एकांकी में राष्ट्र के नवनिर्माण का स्वर मुखरित हुआ है। इसमें क्या है, इसमें भारतेंदु की एकांकी जैसे भारत दुर्दशा और भारत जननी। भारतेंदु एकांकी कौन सी है? भारत दुर्दशा और भारत जननी। राधा चरण गोस्वामी हुए हैं, उनकी है भारत माता। राधा चरण गोस्वामी कौन सी है? भारत माता। तो इसी प्रकार एकांकी में जनता में राष्ट्र के प्रति जागृति उत्पन्न करना और राजनीतिक चेतना जागृत करना ही इनका कर्तव्य था। इनका कर्तव्य क्या था? राष्ट्र के प्रति चेतना जागृत करना। इस एकांकी में देखो, जो एकांकी है इसमें समाज सुधार से संबंधित विचार भी अभिव्यक्त किए गए हैं। इस एकांकी में प्रताप नारायण मिश्र हुए थे, उसने लिखी थी कली कौतुक। कौन सी लिखी थी? कली कौतुक। प्रताप नारायण मिश्र ने कली कौतुक, ये प्रताप नारायण मिश्र की है कली कौतुक। और राधाचरण गोस्वामी ने लिखी थी भारतवर्ष में यवन लोग। यवन एक जाति होती थी, जब भारतवर्ष में यवन लोग आए थे तब उन्होंने ये लिखा था भारतवर्ष में यवन लोग। अब किशोरीलाल गोस्वामी जो हैं उन्होंने लिखी थी चौपट चपेट। किशोरीलाल गोस्वामी ने क्या लिखी थी? चौपट चपेट। चौपट चपेट, ये किशोरीलाल गोस्वामी की थी चौपट चपेट। अब इसी प्रकार ये जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, रूढ़ियाँ हैं, इन पर इन एकांकियों के माध्यम से व्यंग्य किया गया था। तो पौराणिक एकांकियों में
अब ये हो गए। अब पौराणिक एकांकी आती हैं। जो पौराणिक एकांकी में क्या है, बालकृष्ण भट्ट ने लिखी थी दमयंती स्वयंवर। दमयंती स्वयंवर लिखी थी। लाला श्रीनिवास दास ने लिखी थी प्रहलाद चरित्र। उसी प्रकार राधा चरण गोस्वामी थे, उन्होंने श्रीदामा लिखी थी। ये हास्य व्यंग प्रधान एकांकी थी जो समाज सुधार, इनमें समाज सुधार दिखाई गई थी और समाज सुधार से मुखरित किया गया था। अब हम लेते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में क्या है, ये आपको पता ही है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा ये युग शुरू किया गया था। जो ये विधा है, इस विधा को प्रोत्साहन नहीं दिया है। देखो, अंग्रेजी, बंगला और मराठी एकांकियों के प्रभाव से हिंदी एकांकियों का विकास हुआ था। अंग्रेजी, बंगला और मराठी एकांकियों के विकास से हिंदी एकांकी का विकास हुआ था। इस युग में क्या है, इस युग की एकांकियों में श्री सुदर्शन है, उसकी राजपूत की हार, प्रताप प्रतिज्ञा, ऑनरेडी मजिस्ट्रेट, रामनरेश त्रिपाठी के स्वप्नों के चित्र, दिमागी अय्यासी, और बद्रीनाथ भट्ट ने लिखी थी लपड़ धोंधों। बद्रीनाथ भट्ट की कौन सी थी, लपड़ धोंधों, तथा उग्र के चार बेचारे, अफजल बद आदि का उल्लेख किया गया है इन एकांकियों का। तो देखो, अब ये तो थी द्विवेदी युग। अब देखते हैं हम प्रसाद युग। प्रसाद युग का मतलब होता है जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो युग की शुरुआत हुई थी वो प्रसाद युग कहलाता है। प्रसाद जी एक ऐसे सफल नाटककार थे जिन्होंने एक घूंट एकांकी में एक नई शैली में परिवर्तन किया था। एक घूंट एकांकी का प्रवर्तन किया था। भारतेंदु युग में एकांकी का जो उद्भव हुआ तथा प्रसाद युग में परिपक्वता भी सामने आ गई थी। भारतेंदु युग में तो इस एकांकी का उद्भव हुआ था और जो प्रसाद युग था उसमें मैच्योरिटी उत्पन्न हो गई थी, मैच्योरिटी आ गई थी, परिपक्वता आ गई थी। तो प्रसाद जी की जो एकांकी हैं वो है सज्जन, कल्याणी, करुणालय, प्रायश्चित। कौन कौन सी प्रसाद जी की एकांकी हैं? सज्जन, कल्याणी, प्रायश्चित, इसकी जो एकांकी मुख्यतः सज्जन, कल्याणी, प्रायश्चित और करुणालय, ये एकांकी हैं इसके। तो ये इसकी एकांकी थी। कौन कौन सी? सज्जन, कल्याणी, करुणालय तथा प्रायश्चित। तो प्रसाद जी हिंदी एकांकी के जन्मदाता नहीं है। प्रसाद जी को हिंदी एकांकी का जन्मदाता नहीं माना गया क्योंकि भारतेंदु युग से शुरुआत की गई थी इसकी। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी की एकांकी थी, जैसे पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, दीपदान, पुरस्कार आदि इसकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी अच्छे एकांकीकार थे। श्रेष्ठ एकांकीकारों में इनका नाम गिना जाता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। उन्होंने पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, दीपदान, पुरस्कार आदि एकांकियाँ लिखी थी। और इसके बाद उदयशंकर भट्ट भी हुए थे। उन्होंने दुर्गा, एक ही कब्र, आदिम युग, प्रथम विवाह, ये जो एकांकी थी ये उदयशंकर भट्ट द्वारा रचित थी। अब जगदीश प्रसाद माथुर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध एकांकीकार हुए हैं, उनका एकांकी था एक भोर का तारा, जो कि बहुत ही फेमस एकांकी है उसकी। कौन सी? भोर का तारा। भोर का तारा एकांकी जगदीश प्रसाद माथुर की है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी है, लोकप्रिय एकांकी है। इसने कलिंग विजय भी लिखी थी। और अश्क जी हुए थे, उपेंद्रनाथ अश्क, उन्होंने लिखी थी लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, लक्ष्मी का स्वागत,
स्वर की झलक, विवाह के दिन आदि ये जो थी एकांकी, ये अस्क जी की थी। अब देखते हैं हम प्रसादोत्तर युग। प्रसादोत्तर युग में क्या है, ये प्रसाद युग के बाद में जो युग आता है उसे कहते हैं प्रसादोत्तर युग। इस युग में ऐतिहासिक, सामाजिक, समस्या प्रधान, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक आदि एकांकियों की रचना हुई थी इस युग में। तो इसमें सेठ गोविंदास हुए थे, उन्होंने एक एकांकी लिखी थी, सच्चा धर्म, प्रायश्चित, सच्ची पूजा, फांसी, पाप का घड़ा, धरोहर आदि एकांकियों में भारतीय संस्कृति और वर्तमान राजनीतिक समस्याओं का इन्होंने चित्रण किया था। अब देखो जगदीश चंद्र माथुर हैं तो इन्होंने भोर का तारा, खंडर, रीढ़ की हड्डी, ये इसकी प्रसिद्ध एकांकी थी। किसकी? जगदीश चंद्र माथुर की प्रसिद्ध एकांकी कौन कौन सी थी? भोर का तारा, खंडहर और रीढ़ की हड्डी। ये भोर का तारा, खंडहर और रीढ़ की हड्डी, ये इसकी मुख्य एकांकी थी जगदीश चंद्र माथुर की। अब देखो इसके बाद में आता है स्वतंत्रोत्तर काल। कौन सा काल आता है? स्वतंत्रोत्तर काल या आधुनिक काल, ये आता है। तो देखो स्वतंत्रता के बाद का जो काल है वो स्वतंत्रोत्तर काल में आता है। तो स्वतंत्र काल में हिंदी एकांकी के क्षेत्र में नए प्रयोग होते रहे और रेडियो ने तो इस विधा, जो रेडियो है इस विधा में भी इन्होंने ये एकांकी बनाई थी, जो कि श्रव्य एकांकी का भी निर्माण कर दिया था रेडियो विधा ने। तो देखो जो रेडियो एकांकी है वो श्रव्य विधा के रूप में निकाल दिया था, उसको श्रव्य एकांकी बना दिया था। तो रेडियो रूपक नाम से भी एक नई विधा विकसित हुई है। तो इस काल में देखो भारत भूषण अग्रवाल, सुरेंद्र वर्मा, विनोद रस्तोगी, मोहन राकेश, ये एकांकीकार हुए हैं, जो इन एकांकीकारों ने इस विधा को बहुत ही विकसित किया है। तो देखो अब हम इनका एक निष्कर्ष रूप में बता देते हैं कि एकांकी जो एकांकी है, एकांकी विकास परंपरा के प्रारंभ में क्या है, रंगमंची एकांकियों की रचना की गई थी, जो बहुत ही अधिक संख्या में की गई थी। कैसी एकांकी थी? रंगमंची एकांकी थी। परंतु बाद में रेडियो एकांकियों का विकास अधिक होता चला गया था। रेडियो एकांकियों का विकास हो गया था, पहले रंगमंची थी, फिर रेडियो एकांकियों का विकास होता चला गया था। तो इसमें क्या है कि जो रेडियो एकांकी थी, रेडियो एकांकी पुस्तकों या पत्रिकाओं में प्रकाशित नहीं होती थी, पुस्तक या पत्रिकाओं में प्रकाशित नहीं होती थी, क्योंकि आधुनिक युग में एकांकी के स्वरूप में अंतर आ चुका है। आधुनिक युग में क्या है कि एकांकी का जो स्वरूप है ना, उसमें बिल्कुल अंतर आ गया, बिल्कुल भिन्न हो गई वो उससे। तो दूरदर्शन का प्रसार होने से रंगमंच एकांकी के जो नए रूप की जो संभावना बढ़ गई है। आज एकांकी साहित्य बिना बाधा के प्रगति पर है, मतलब उसके सामने ऐसी कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है और वो बिना बाधा के ही प्रगति पर है और विकास उसका होता जा रहा है। धन्यवाद।